नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से, धुआंधार तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे। हिस्ट्री की क्लास इससे पहले हम 13 क्लास कर चुके हैं। ये 14वीं क्लास है और 2 क्लास और लगेंगी, आपकी पूरी INM ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों की मांग थी कि कंटिन्यू डेली कराई जाए, तो इसलिए मैं इसे रोज़ाना लेके आया। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी अवश्य करें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का आपका, ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं प्रांतीय चुनाव। ठीक है, प्रांतीय चुनाव के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहली बार जो प्रांतीय चुनाव हुए थे वो 1937 में हुए। ये प्रश्न बनता है कि पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए, तो ये 1937 में हुए थे। और अगर पूछे किस अधिनियम से, तो 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे। क्लियर। भारत में प्रांतीय चुनाव की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुई है। अभी मैंने बताया था कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, उसके द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव की शुरुआत हुई थी। और क्या क्या हुआ था 1935 के अधिनियम में, तो वो मैं आपको बताऊं। बर्मा भारत से अलग हुआ था, RBI की स्थापना हुई थी, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ये सब हम पॉइंट जो हैं वो आपकी पॉलिटी में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, तो वो 3 राज्यों में नहीं बनी थी, जो कि सिंध, पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। ठीक है, बाकी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार 5 प्रांतों में बनी थी और गठबंधन की सरकार 8 जगह, यानी 8 जगह कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी थी और 5 प्रांतों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। क्लियर। कांग्रेस 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल में शामिल थी। ठीक है, तो ये पूरा प्रांतीय चुनाव का डिटेल है कि पूर्ण बहुमत में कांग्रेस ने 5 प्रांत जीते थे, 3 प्रांतों में कांग्रेस की कोई सरकार नहीं बनी थी और 8 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी थी। क्लियर। अच्छा, बॉम्बे प्रांत में कांग्रेस सिर्फ मंत्रिमंडल में शामिल थी। जो हमारा बॉम्बे प्रांत था उसमें हमारी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल में शामिल थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला, अच्छा, अब आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, तो आप याद रखेंगे कि कुल 1585 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से कांग्रेस ने 711 सीटें जीती थी। ठीक है, 1585 पे चुनाव लड़ा गया था और इसमें से कांग्रेस ने 711 सीटें जीती थी। उस समय क्या होता था, उस समय प्रांतों में प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, प्रांतों में कौन होते थे? प्रधानमंत्री। तो यहीं आपसे बात करें कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप याद रखेंगे मोहम्मद यूनिस। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस थे। ठीक है, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनिस। इन्होंने जब इस्तीफा दिया तो फिर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, वहीं आपसे बात करें कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के प्रथम PM कौन थे, तो वो गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। ये उस समय की बात है, तब प्रांतों में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक, मद्रास के प्रथम PM कौन थे, तो वो C राजगोपालाचारी मद्रास के प्रथम प्रधानमंत्री बने। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला पढ़ते हैं। इसमें सरकार ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, सरकार ने जब इस्तीफा दिया, जब सरकार ने इस्तीफा दिया, वो कब दिया? ये दिया आपका 22 अक्टूबर 1939 को। 28 महीने तक ये सरकार सिर्फ चली और सरकार ने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दिया तो इसका कोई ना कोई तो कारण रहा होगा।
तो अब हम उस कारण को जानते हैं कि इसका जो कारण है वो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना बताए अंग्रेजों ने शामिल कर लिया। यानी अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में ये घोषणा कर दी कि भारत हमारे साथ है, और यह बिना भारतीयों को बताए ये घोषणा कर दी। इससे नाराज होकर कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। 28 महीने तक महज ये सरकार चली थी। और इस्तीफा कब दिया था, ये डेट आपको याद रखनी है कि 22 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दिया था। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपका। चलिए आगे। अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। तो ये इसने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, और इसी दिन इसने पाकिस्तान की मांग रखी। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, और इसी दिन पाकिस्तान की मांग रखी थी मुस्लिम लीग ने। क्लियर? अब बात करते हैं 1930 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ, जो हुआ कहाँ था, इलाहाबाद में, और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने की। ठीक है। 1930 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने की थी। और इन्होंने एक यहाँ क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि धार्मिक आधार पर राष्ट्र का गठन हो। धार्मिक आधार पर राष्ट्र का गठन हो, यह कथन किसने कहा, तो ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था 1930 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, जो कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है कि ये इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है। वहीं बात करें 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था चौधरी रहमत अली, इसी ने पाकिस्तान की मांग की 1933 में। तो आपसे पूछेगा पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, तो पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने की थी। और कब की थी, तो ये डेट आपको याद रखनी है कि कब की थी, तो ये की थी आपकी 1933 में। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है कि 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक होता है। ठीक है। एक अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, जो कहाँ हुआ था, लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। यानी 1940 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। अच्छा, जब इसने इसकी अध्यक्षता की तो इसी में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है। तो आपसे पूछे कि पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में हुआ, तो 1940 के अधिवेशन में हुआ। या ये पूछ ले कब हुआ, तो आपको जब डेट पूछ ले तो आपको डेट याद रखनी है बच्चा कि वो 23 मार्च 1940 को हुआ था। ठीक है भैया? क्लियर? कब पाकिस्तान की मांग का जो प्रस्ताव पारित हुआ वो 23 मार्च 1940 को। अच्छा, इसका प्रारूप किसने तैयार किया, तो सिकंदर हयात खान ने इसका प्रारूप तैयार किया। और इसे पेश किसने किया, तो खली कुंजम्मा ने इसे पेश किया। आपसे पूछे कि इसका प्रारूप किसने तैयार किया, तो आपको याद रखना है सिकंदर हयात खान ने, और इसे पेश किसने किया, तो खली कुंजम्मा ने इसे पेश किया। ठीक है। वहीं बात करें इसके प्रस्तुतकर्ता, तो फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया। ठीक है। पेश करने का मतलब इन्होंने वहाँ रखा, सबको बताया, लेकिन फिर जब प्रस्तुत किया उसके बारे में बोला तो वो फजलुल हक ने। ठीक है। इसके समर्थन में खली कुंजम्मा और जिन्ना थे। पाकिस्तान की जो मांग थी उसके समर्थन में कौन कौन थे, खली कुंजम्मा और जिन्ना, ये दोनों उसके समर्थन में थे। बात करें दो राष्ट्रों का सिद्धांत किसने पेश किया, ये प्रश्न बनता है, तो आपको याद रखना है जिन्ना ने 1940 में। दो राष्ट्रों का सिद्धांत किसने पेश किया है, वो आपका जिन्ना ने पेश किया है और 1940 में पेश किया है। वहीं आगे मुस्लिम लीग का नारा बांटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग का नारा क्या था, बांटो और छोड़ो मुस्लिम लीग का नारा है। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है, तो
23 मार्च 1940 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। कब मनाया गया पाकिस्तान दिवस आपसे पूछे तो पहली बार पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1940 को मनाया गया था। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या बच्चों? चलिएगा आगे हम देखते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था। डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था, क्योंकि आपने पढ़ा होगा भारत सरकार अधिनियम 1909 या उसे ही कहते थे मार्ले मिंटो एक्ट 1909। इसी ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की थी सबसे पहले। ठीक है, पृथक निर्वाचन की जो बात कही गई थी, पृथक निर्वाचन मुसलमानों के लिए, तो वो मिंटो ने ही कही थी। और कब? तो इस 1909 में। इसलिए इन्हें राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है। ठीक है, आगे हम देखें। आगे है हमारा, किसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो ये कहा है सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू जी ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। क्लियर? आगे बात करें, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका है? यह कथन मोहम्मद इकबाल का है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन आपका किसका है? तो मोहम्मद इकबाल का यह कथन है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या? यहाँ तक अगर कोई समस्या नहीं है तो हम क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या आपको? चलिए अब हम चलते हैं अगली तरफ, आगे देखते हैं। आगे है हमारा अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, आगे हम अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं। तो ये जो अगस्त प्रस्ताव है, ये द्वितीय विश्व युद्ध जब चला था 1939 से 1945 तक, ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को भारतीय नेताओं को प्रस्ताव देते हैं। ये लॉर्ड जो लिनलिथगो हैं वो 8 अगस्त 1940 को भारतीय नेताओं को प्रस्ताव देते हैं और उस प्रस्ताव में क्या कहा गया कि भारत को डोमिनियन का दर्जा देंगे, यानी हम भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देंगे और वायसराय की कार्यकारी परिषद में सीटों की संख्या बढ़ा देंगे। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें सीटों की संख्या बढ़ा देंगे, ये कहा गया। अच्छा, युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन करेंगे और इस युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव की ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखनी है, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। तो ये 2 चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से याद रखनी है। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? एक बार बता दूं मैं आपको कि अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो आप क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप नए हैं तो आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है हमारा, ये है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। इसकी शुरुआत किसने की? तो गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी और यह एक सांकेतिक प्रदर्शन था। यह एक कैसा प्रदर्शन था? तो यह एक सांकेतिक प्रदर्शन था और इसकी शुरुआत गांधी जी ने 1940 में की थी। ठीक है, अब प्रथम सत्याग्रही, इसमें प्रथम जो सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है, याद रखना, यहां से क्वेश्चन 100% बनता है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे आपके विनोबा भावे। वहीं आपसे पूछ ले द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू। और वहीं आपसे पूछे तृतीय सत्याग्रही, तो वह दत्त हमारे तृतीय सत्याग्रही
थे। ये भी आपको याद रखना है। आगे एक नोट है, इस आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार से हुई। ये आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ याद रखनी है कि इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार से हुई थी। यहाँ तक क्लियर, कोई समस्या नहीं। चलो आगे, अगला हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अच्छा, इस क्रिप्स मिशन की जो घोषणा है वो 11 मार्च 1942 को हुई। कब हुई? 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा होती है। ठीक है, यह भारत कब आया? यह 23 मार्च 1942 को भारत आया था। यानी 11 मार्च 1942 को इसकी घोषणा कर दी गई क्रिप्स मिशन की, और ये भारत आया जो वो 23 मार्च 1942 को भारत आया था। ठीक है, यह लंदन वापस कब गया? ये भी पूछता है कि लंदन वापस कब गया। तो 11 अप्रैल 1942 को ये वापस लंदन चला गया। ठीक है, तो आपसे पूछे कि क्रिप्स मिशन कब आया, घोषणा कब हुई, तो आप बोलेंगे कि भैया क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को। ठीक है बच्चा, अब आपसे पूछे भारत कब आया, तो आप कहेंगे कि 23 मार्च 1942 को ये भारत आया। आगे आपसे पूछे कि वापस लंदन कब गया, तो आपका जवाब होगा कि ये लंदन वापस गया हमारा 11 अप्रैल 1942 को ये वापस लंदन चला गया। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रस्ताव थे, तो हम उन प्रस्ताव को देखते हैं कि डोमिनियन का दर्जा दिया गया, संविधान निर्माण परिषद का गठन कर दिया गया, और सभी प्रांतों को मिलाकर भारतीय संघ की स्थापना करें। यानी डोमिनियन का जो मतलब होता है वो होता है आपका अधिराज्य, ये याद रखना। तो भारत को अधिराज्य का दर्जा दे दिया किसके तहत? क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था उसके तहत भारत को अधिराज्य का दर्जा भी दे दिया। संविधान निर्माण परिषद का गठन भी कर दिया कि आप अपना संविधान निर्माण कर सकते हैं, उस परिषद का गठन भी कर दिया, और सभी प्रांतों को मिलाकर भारतीय संघ की स्थापना करेंगे, ये बोल दिया गया इसमें। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी होती है तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं और बेहतर तरीके से आपके लिए उसे लेके आ सकता हूं। और जब ये हिस्ट्री की क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तब आपको अगर लगे कि सर हिस्ट्री में कुछ और भी है जो तुम्हें पढ़ना है, जो तुम्हारे एग्ज़ाम की दृष्टि से तुम्हें महत्वपूर्ण लगता है, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को भी अच्छे से कवर करा दूँ। और आज एक क्लास देखना ना भूलें, आज 2 बजे आपको एनसीईआरटी की ज्योग्राफी, रियल एनसीईआरटी जो मैंने बुक से सीधा अपने हाथों से लिखा है, कुछ अलग नहीं है उसमें, डिट्टो एनसीईआरटी की कॉपी है, 6 क्लास का चैप्टर फर्स्ट आज मैं पूरा एक क्लास में कवर कराऊंगा। 25 से 30 मिनट की क्लास है जो 2 बजे आपकी अपलोड कर दी जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो हमारी एनसीईआरटी है वो जितना महत्वपूर्ण है ना, एनसीईआरटी, ठीक है, यहाँ अगर तुमने 6 से 10 तक की 6 to 10th एनसीईआरटी कवर कर ली तो हमारे भारत का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपसे प्रश्न ना बने। ये मेरा वादा है, बहुत बेहतर तरीके से मैं नोट्स बना के लाया हूँ और बेहतर तरीके से आपको समझाया भी है। अब ये बेहतर समझ आप लोगों को आया है या नहीं, ये आपको वो क्लास बताएगी, तो प्लीज़ उस क्लास से जुड़ना ना भूलें। एक बार ज़रूर देखें, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं मुझसे, मुझे पता है, एक बार ज्योग्राफी भी पढ़ के देखें, मैं बहुत बेहतर तरीके से उस कंटेंट को आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं आगे। ठीक है, आज की हमारी जो लास्ट स्लाइड है, अब इसमें हम जानेंगे भारत को राष्ट्रमंडल से अलग करने का प्रावधान। ठीक है, भारत को राष्ट्रमंडल से अलग करने का जो प्रावधान है वो कब किया गया? भारत को राष्ट्रमंडल से अलग करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब बात करें कि कांग्रेस की तरफ से वार्ताकार, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसमें अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की तरफ से वार्ताकार बने थे। वहीं आपसे पूछे क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक
कहा था। ये चीज़ आपको 100% याद रखनी है, काफ़ी बार पूछी गई है एग्जामों में कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक। ये ना पूछ के ऐसे पूछ सकता है कि किसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है, तो आपका जवाब होगा कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ठीक है, यहीं से आगे हम बात करें कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं हमारे, एक सेकंड, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने कहा कि यह डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं आनी है, ना दिमाग में कन्फ्यूजन लाने देनी है। आपको याद रखनी है कि अगर ये पूछे कि किसने अगस्त प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा, तो आप जवाब देंगे कि गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। और आपसे पूछे कि जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को क्या कहा, तो डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, और पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने। एक छोटी सी ट्रिक यहाँ से इतना याद रख लो कि पोस्ट डेटेड चेक कम शब्द हैं, तो गांधी जी के नाम में कम शब्द हैं। ठीक है, डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक बहुत शब्द हैं, तो जवाहरलाल नेहरू का नाम बड़ा है, तो बड़ा वाला पोस्ट डेटेड चेक यानी कि डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, ये कथन आ जाए जवाहरलाल नेहरू, और पोस्ट डेटेड चेक आ जाए तो गांधी जी। ट्रिक है, हमें अपने हिसाब से बनानी पड़ती हैं, फनी भी होती है लेकिन बनानी पड़ती हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बट वही है कि आपने साइंस में एक चीज़ पढ़ी होगी कि आपसे बोला गया होगा कि अगर निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, तो कौन सा लेंस यूज करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। हम लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसमें भूल जाते हैं, लेकिन इसकी फिर ट्रिक क्या निकली कि निकट में 3 शब्द, तो बड़े शब्द वाला इसमें प्रयोग करेंगे यानी अवतल लेंस, ऐसे ही याद करते हैं ना। और दूर दृष्टि दोष यानी छोटे हैं, तो इसमें छोटे वाला यानी उत्तल लेंस यूज करेंगे, जिसका नाम छोटा वो छोटे में। तो इसी तरीके से हम फनी सी ट्रिक बना लेते हैं, जिससे कि हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, जितने भी स्टडी ग्रुप आपके पास होते हैं प्लीज़ उसमें मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए, क्योंकि आपका एक शेयर ना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। नए लोग जुड़ेंगे, मुझे और उत्साह फील होगा, और मैं और बेहतर तरीके से कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। क्लियर? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और रह गया है जो हम भूल गए बताते वक्त, इसको देखते हैं कि मैं भारत के एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कहा था गांधी जी ने। इसको आप याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं भारत की एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कथन है किसका? गांधी जी का कथन है। ठीक है, अब ये हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब आपकी हिस्ट्री में 2 क्लासेस और बची हैं। ठीक है, सिर्फ 2 क्लास बची हैं हिस्ट्री की, आपका पूरा INM कवर हो गया है। और उसके बाद अगर ये 2 क्लासेस आने के बाद आपको लगता है कि इसमें कुछ छूटा हुआ है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वो टॉपिक भी आपको बेहतर तरीके से कराने का प्रयास करूंगा, जैसे मैंने ये टॉपिक आपको पूरा INM जिस तरीके से कराया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर तरीके से मेरी क्लासेस देखते हैं और शेयर भी करते हैं, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए, अपने कर्तव्य को करते रहिएगा, पढ़ाई से दूरियां मत बनाइए, और ये मत सोचिए कि अभी पेपर नहीं है तो हम आराम से पढ़ लेते हैं। पहले आप अपना पूरा सिलेबस और पूरा रिवीजन करके बैठिए, क्योंकि पेपर के टाइम पे हम सिलेबस कभी पूरा नहीं कर पाते। अगर हम सिलेबस पूरा करने में लग जाएं तो फिर हम रिवीजन नहीं कर पाते। तो मेरा कहना यही है कि पेपर से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और रिवीजन करने में बेहतर तरीके से लग जाइए। और एक बात, कल की क्लास में आने से पहले इस क्लास का रिवीजन करके जरूर आएँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पिछली क्लास से रिलेटेड होती हैं, तो वो आपको फिर बेहतर तरीके से समझ आए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। मिलेंगे अगली क्लास में।